हो मेरा रंग दे बसंती चोला, हो रंग दे बसंती चोला। साउंड दे दिया। हेलो 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 हेलो। नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए सर, हम लोग बिना किसी समय को गंवाए हुए सीधा चलते हैं सर हम लोग पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं 1 kg मेरे दोस्त, 1 kg कितना? 1 kg 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0.98 बार। अब बता दीजिए सर आंसर। ये अप्रॉक्स में हो जाएगा, ये अप्रॉक्स में हो जाएगा 1 बार। अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा? 1 बार। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। 1 kg पर cm स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.98 बार या 1 बार के, 0.98 बार या 1 बार के। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा सर? बी फॉर बॉल। अगले में चलते हैं। चंद्रमा एक्सरे दूरबीन, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? आंसर बता दीजिए सर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। द राइट आंसर इज डी फॉर डॉग। जगदीश चंद्र बोस ने को सर आप जानते होंगे, सब अलग अलग रमन्स ने रमन्स इफेक्ट दिया था, इनका कोई खास योगदान नहीं था। ये सर नया क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देखिएगा। चंद्रा एक्सरे दूरबीन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया। ऐसे भी चंद्रा चंद्रशेखर आप इसको कर सकते हैं। फाउंडेशन सुबह 7 से 12 है। एसएससी जीडी पूर्णा वाला जो अभी जनब का ग्रुप डी स्टार्ट हुआ है उस टारगेट के टाइम पे 3 से 7। अब फाउंडेशन हो गया 7 से 12। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। हमको ही बताइए सर, ई इतना बड़ा है, अभी इसका घनत्व तो इतना है। अब इसमें सर मात्रा बदल दोगे, यानी इतना ही बड़ा एक और जोड़ दोगे तो इसका तो घनत्व तो वही रह जाएगा। तो सर अगर मात्रा बदलेंगे, मात्रा बदल देते हैं, मात्रा बदलने पर क्या होगा मेरे दोस्त? घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन गौर से देखो, घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा लेकिन सर भार बढ़ जाएगा। भार बढ़ेगा। एकदम आराम से चला। क्वेश्चन हम उल्टे पुल्टा लेके आते हैं ताकि थोड़ा इजी क्वेश्चन थोड़ा आता है, हमको ही पता है। द्रव्यमान भी बढ़ेगा। कुछ लोग कहेंगे द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, छोटा जोड़ दिए हैं तो भाई मेरे द्रव्यमान बढ़ न जाएगा। आयतन की बात करोगे तो भी बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा। अगर सर कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर नहीं, बढ़ने पर, अगर बढ़ा देंगे मेरे दोस्त तो घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी नहीं बदलेगी, लेकिन भार बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। तो भार बढ़ गया क्योंकि सर इतना बड़ा हो गया, द्रव्यमान भी बढ़ गया और घनत्व भी बढ़ गया। जल्दी से लिख लो सर। द राइट आंसर इज, जल्दी से लिखो, 7 से 12। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए सर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित क्या रहेगा सर? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। जो दूरी है वो उतना ही रहेगा, तो घनत्व अपरिवर्तित रह जाएगा। आंसर जल्दी जल्दी बता दो सर, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलो। कहता है भौतिकी के अति सूक्ष्म कण। जब ये अति सूक्ष्म कण कह दिया मेरे दोस्त, कण का मतलब क्वांटम होता है। क्वांटम या फोटोन, क्वांटम या फोटोन की अगर हम बात करें तो ये कण सिद्धांत के बारे में बताता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है सर कण सिद्धांत के बारे में बताता, कण सिद्धांत के बारे में बताता, क्वांटम फिजिक्स। उसके बाद सर फील्ड थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता। पार्टिकल भौतिकी हो जाएगा या क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा। जब ये कहा अति सूक्ष्म कण कह दिया तो उसका मतलब पार्टिकल होता है, ध्यान से देखना। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। यहां कुछ लोग कहेंगे कण मतलब सर पार्टिकल होता है सर, लेकिन पार्टिकल भौतिकी होवे नहीं करता है, पार्टिकल भौतिकी नाम का कोई चीजें नहीं होता है, होता है सर क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। परमाणुविक भौतिकी नहीं होगा, परमाणुविक भौतिकी हो जाता है परमाणु के बारे में। आंसर सी फॉर कैट, वेरी गुड। क्वांटम फिजिक्स, यस, हो गया। आ जाओ इधर, न्यूटन बटा किलोग्राम, ये सर आपको भी पता होगा। एम बराबर होता है एम ए बराबर होता है मेरे दोस्त एफ बाई एम। ये हो जाएगा एफ का न्यूटन, ये हो जाएगा के जी। न्यूटन के बारे में अगर तुम और थोड़ा सा इसको डिफाइन करोगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बट्टा केजी हो जाएगा, केजी केजी कट जाएगा मेरे दोस्त, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको न्यूटन बट्टा केजी बोल दो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो, ये त्वरण का मात्रक है। जल्दी से नोट कर लो इसको। ये ऐसे ऐसे दो अटपटे पूछे जाते हैं, एक को पूछा जाएगा ये और एक तुमको पूछा जाएगा संवेग का। संवेग बराबर होता है एम इंटू भी, तो संवेग का बराबर होता है एम इंटू भी बाई टी। अब बाई टी गुना भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा एम ए टी, आई हो जाएगा एफ इंटू टी, आई हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। न्यूटन माइनस सेकंड नहीं है, न्यूटन डैश सेकंड है। ये न्यूटन बटा केजी हो गया त्वरण, और संवेग का भी होता है न्यूटन सेकंड। जल्दी से लिख लो। ये दो अटपटे पूछे जाते हैं जो आपकी सेवा में है सर। एक भी चला वैसा क्वेश्चन नहीं लाते हैं देख के तुम कोई लगे कि हमको इजी इजी क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, हमरा जो है ऑनलाइन वाला को इजी इजी पढ़ाते हैं। तुम कभी पता करके देखना और क्वेश्चन लेके देखो मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं होगा जिसमें टाइम पास करने के लिए हम तुरंत देते हैं। बता आंसर क्या होगा। एसएससी जीडी का बैच सर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। ऑफलाइन में हमारे यहां सर बैच ऑलरेडी अभी तुरंत लॉन्च हुआ है, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। फाउंडेशन होगा सर, क्योंकि 0 लेवल का होगा जो भी होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, ये सब बात मत कीजिए, ये सब बात लास्ट में जिसको पूछना होगा लास्ट में रुक जाएगा। इस सब बात पे कोई चर्चा नहीं, सिर्फ पढ़ाई। न्यूटन बटा किलोग्राम मात्रक है सर, आपके सामने है न्यूटन बटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा ए की बी। जल्दी से लिख दो तो ए की बी की सी। छोटा क्षमता कैसे हो जाएगा रे, त्वरण हो जाएगा। अगला, जहाजों में समय मापने के लिए जब ये समय हो ना क्रोनोमीटर मार देंगे। चला, समय जब ये होगा तो आंसर मार देना मेरे दोस्त क्रोनोमीटर। समय अगर होगा तो आंसर मार देना मेरे दोस्त क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जानता है? अब जल्दी से बता दो, क्रोनोमीटर के बाद जो और बच गया वो उसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। हाँ लाइए ना, हम कर देते हैं। हो गया। बोलोमीटर अगर सर विद्युत चुंबकीय तरंग की शक्ति, विद्युत चुंबकीय तरंग की शक्ति, विद्युत चुंबकीय तरंग की शक्ति, विद्युत चुंबकीय तरंग की शक्ति को नापने के लिए हम लोग बोलोमीटर का उपयोग करते हैं। हम सर यहां पर आमीटर नहीं लगाते हैं, लेकिन वो पूछता है आमीटर विद्युत धारा को नापता है। आमीटर विद्युत धारा को नापता है मेरे दोस्त, ये पूछता है, लेकिन हम लाते नहीं है क्योंकि तू जानता है। सोनोमीटर सर सोनार, जहाजों को खोजने के लिए, जहाज पानी में। और उसके बाद आ गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सर धारा नापता है। धारा भी नहीं सर, गैल्वेनोमीटर और आमीटर में अंतर है। हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि आमीटर अगर दे दे आपको, आमीटर अगर दे दे मेरे दोस्त, आमीटर, तो ये धारा नापता, ये धारा नापता। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर दे दे, गैल्वेनोमीटर दे दे, गैल्वेनोमीटर दे दे, गैल्वेनोमीटर दे दे, तो ये बहुत कम धारा नापता, बहुत कम धारा नापता। जल्दी से लिख लो। आमीटर कहेगा तो धारा नापता,
गैल्वेनोमीटर कहते तो बहुत कम धारा नापता, जल्दी से लिख लो मेरे दोस्त। आमीटर कहे तो धारा नापता और गैल्वेनोमीटर कहे तो बहुत कम धारा नापता। बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की शक्ति नापता। क्रोनोमीटर, जब ये सर समय दे दें, जैसे क्रोनिकल नहीं होता, समय के क्रम में जो किताब आता है, जनवरी का एक जगह, फरवरी का एक जगह, मार्च का है। क्रोनो का मतलब होता है समय के साथ ऑर्डर का निर्माण, दैट इज क्रोनोमीटर। समय के साथ ऑर्डर का निर्माण, दैट इज क्रोनोमीटर। समय के साथ सर ऑर्डर का निर्माण, दैट इज क्रोनोमीटर। दैट नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर का आंसर जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। देखो तुम्हारे लिए एक भी क्वेश्चन हम ऐसा लेके नहीं आते हैं कि तुम ये बोलो कि हो कौन क्वेश्चन लेके चल आई तो हमारा ये करता है। पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए? सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। सन स्पॉट को कोई नहीं नापता। हवा के ताप को नापने के लिए सर हम लोग कोई भी मीटर यूज कर सकते हैं। थर्मामीटर को छोड़ के हवा का ताप नापना है सर, हवा का ताप नापना है मेरे दोस्त। हाइड्रोजन पारामीटर है या पारा हाइड्रोजन मीटर का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन भरा हुआ मीटर। पौधे के ताप को हम लोग नापते नहीं है। ये हो जाएगा मेरे दोस्त हाइड्रोजन से भरा हुआ जो मीटर होगा, जैसे पारा भरा हुआ होता है ना थर्मामीटर, वैसे ही हाइड्रोजन भरा हुआ होगा तो सर नाप लेंगे। बाद बाकी ये कुछ नहीं है। पायरोहिलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन, ये लिख लो एक पॉइंट और, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नापता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नापता, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नापता, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नापता। द नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल का प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी द्वारा उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। सर देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमने बार बार कहा है कि अगर कोई पिंड चक्कर लगाता है तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए। एकदम आराम से मेरे दोस्त पढ़ ले, क्योंकि ये तेरा अंतिम मौका है जब तुमको भगवान जी ने और तेरे मम्मी पापा ने मौका दिया है। कहते हैं अगर, एकदम सीधी बात, नो बकवास, जिसको कुछ भी पूछना हो सर लास्ट में आप रुकेंगे, हम सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्र बल चाहिए, बिना अभिकेंद्र बल के नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई धागे में पत्थर को बांधकर घुमाता है, ये धागा है, ये पत्थर है, तो यहां जो सर आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां जो अभिकेंद्र बल होगा वो धागे के तनन बल से मिलेगा। अभिकेंद्र बल तनन बल से। अगर कोई, एकदम ध्यान से देखिएगा तो हम एक बार समझा देंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। सूर्य के चारों तरफ अगर पृथ्वी है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब भी लगेगा सर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो यहां जो अभिकेंद्र बल होगा अभिकेंद्र बल ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। और सर अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो यहां जो अभिकेंद्र बल होगा सर विद्युतीय बल से प्राप्त होगा। तो देखो एकदम सिंपल है, धागा है तो तनन बल होगा, ग्रह है तो गुरुत्वाकर्षण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो विद्युत बल। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते तो विद्युतीय बल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई गाड़ी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है तो यहां जो अभिकेंद्र बल होगा, यहां जो अभिकेंद्र बल होगा वो घर्षण बल के बराबर होगा, वो घर्षण बल के बराबर होगा। तो सर हमको ये बताइए एकदम आराम से कि अगर धागा है तो तनन बल होगा, ग्रह है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो विद्युतीय बल होगा, गाड़ी चक्कर लगाए तो घर्षण बल होगा। कितना सिंपल है। गाड़ी है तो वहां विद्युतीय बल होगा क्या? घर्षण बल होगा।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो वहां क्या होगा? विद्युतीय बल होगा। ग्रह नक्षत्र है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। धागा है तो तनन बल होगा। ग्रह तो गुरुत्वाकर्षण, धागा तो तनन, इलेक्ट्रॉन तो विद्युतीय बल। कितना सिंपल है। चला तो बता दे जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? कितनी अच्छी बात लिखी है। देखो, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो एकदम गलत बात है। वाह, क्या लाइन लिखा भाई आपने। बता दीजिए सर जल्दी से। व्हाट इज द आंसर? अभिकेंद्र बल तनन बल के बराबर, अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। चूंकि ग्रह है, अभिकेंद्र बल यहां हो जाएगा मेरे दोस्त विद्युतीय बल के बराबर, अभिकेंद्र बल घर्षण बल के बराबर। दैट इज द आंसर। लव यू मेरा भाई लोग। आंसर बता दे जल्दी से। अब क्या हो जाएगा? इसको लिख लो मेरे दोस्त, बहुत काम की चीज है, खूब पूछी जाती है। आगे बढ़े। चला बताओ जल्दी से आंसर। आंसर बता दे मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जब यह कहेगा एक भू उपग्रह अपने कक्ष पर निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अपकेंद्र या अभिकेंद्र बल कोनों के प्रभाव से होता है, दोनों एक ही बात है। यह उपग्रह से प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। देखो कौन चक्कर है? भू उपग्रह। भू उपग्रह जो होता है मेरे दोस्त, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये होता है भू उपग्रह। इसको कहते हैं मेरे दोस्त भू उपग्रह। इसका मतलब ये पृथ्वी और उपग्रह के बीच लगेगा। तो बताओ, पृथ्वी द्वारा उपग्रह, एगो कह रहा सूर्य द्वारा उपग्रह, सूर्य द्वारा उपग्रह, ये तो पृथ्वी और सूर्य का मामला हो गया। फिर कह देगा उपग्रह द्वारा पृथ्वी, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर, तो कहेंगे भैया पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर, इसलिए आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। पृथ्वी उपग्रह पर बल लगाती है सर। जब भी लगा, यहां अगर सूर्य और पृथ्वी रहेगा, सूर्य बल लगाएगा, जो मजबूत होता है वो बल लगाता है। सर बताए तो कमजोरा कभी बल लगा पाएगा? जब मजबूता होगा से ना बल लगाएगा। अगर ये दोनों के बीच रहता तो कहते हैं सूर्य के द्वारा लगाया गया बल। पृथ्वी और भू उपग्रह है तो कहेंगे पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल। आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल। हो गया। द नेक्स्ट, कथन और निष्कर्ष। सर ये क्वेश्चन बच्चा को बड़ा परेशान करता है, इसलिए हम कथन और निष्कर्ष के कुछ क्वेश्चन साथ लेकर आए हैं। बता दीजिए जल्दी से सर क्या हो जाएगा। कहता है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ, कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। एकदम ला सकता है सर, अगर घर्षणहीन है। अगर क्या है मेरे दोस्त? घर्षणहीन है। अगर घर्षणहीन है तो सीटी भी बजाएगा, जैसे बर्फ पे है। अब बर्फ पे आप एकदम खड़े हैं, अब तनी ठोई से हिलिएगा कि फिसल के भाग जाइएगा। तो गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त कि अगर 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 आप घर्षणहीन पर हैं, हु किए कि गए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एकदम सही बात है। बता दीजिए सर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये तो सही है। चलो दूसरा देखते हैं। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग H परिवर्तित नहीं होता है। एकदम सही बात है। अगर इस संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल बाह्य बल बाह्य बल बाह्य बल ना लगे तो कुल संवेग संरक्षित होगा। लेकिन मेरे दोस्त इस घटना फ्रिक्शन को संवेग से क्या मतलब है? फिर टक्कर और संवेग एक जगह होगा, फ्रिक्शन और संवेग एक जगह नहीं होगा। टक्कर और संवेग एक जगह होगा। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? ए और आर दोनों सही है सर, लेकिन ई दोनों एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करता। तो कहेंगे ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि घर्षण का सर संवेग से कोई संबंध नहीं है। संवेग का तो संबंध टक्कर से है मेरे दोस्त। कहीं भी टक्कर होगा ना तो उसका संबंध सीधा संवेग से होता है। इसीलिए आपका यह आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। सर अगर क्वेश्चन का लेवल आपको ठीक लगता है तो सर एक टाइप कर दीजिए। लगता है कि नहीं सर आपका क्वेश्चन का लेवल एकदम गड़बड़ है, दो टाइप कर दीजिए जल्दी से सर। हम भी बड़ा खोज के लाते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सर आपके प्रीवियस ईयर से। जल्दी से अगर लगे सर कि हम आपके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं तो एक टाइप कीजिए, लगे सर बेईमानी कर रहे हैं सर दो टाइप कर दीजिए। जो आपका दिल करे सर वो टाइप कर दीजिए।
अब हमसे ही नहीं होगा कि सर मीथेन का सूत्र क्या होता है। अगर वो फंसता है आपसे तो आप अपने से फंसा लीजिए, वो हमरा से नहीं हो पाएगा। आ जाओ मेरे दोस्त, अगले में चलते हैं। अगले, वेरी गुड, थैंक यू। एकदम सर अगर आप खड़े हैं, सीटी बजाइएगा ना, सीटी बजाएगा जरा सा फिसल जाइएगा, क्योंकि घर्षणहीन सतह यानी बर्फ। आई कह रहा है कि भैया बाह्य बल नहीं लगेगा, संवेग संरक्षित होगा। एकदम होवे करता है सर, बाह्य बल अगर नहीं लगाते हैं तो संवेग संरक्षित रहेगा। व्हाट इज द आंसर मेरे दोस्त? बी नंबर इज द आंसर। एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा? चला, द्रव्यमान कभी बदलता है, 100 किलोग्राम होगा। लड़का इसमें 100/6 करता है, चला भार बदलता है, G/6 हो जाता है। द्रव्यमान अगर 100 किलोग्राम है तो मेरे दोस्त पृथ्वी पर भी इसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम होगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है मेरे दोस्त, इसलिए आंसर ही होगा। अधिकतर लड़का ही 100/6 मार देता है। बाप रे बाप, जुलुम हो जाएगा। भार, अगर भार की बात करेगा ना, चला अगर भार कहेगा W यहां कहेगा 100, तो चंद्रमा पर जाओगे अंदर, W = हो जाएगा 100/6। भार कहेगा W 100 तो W वहां हो जाएगा 100/6। और यहां अगर M का मान कह दे मेरे दोस्त 10 kg, तो यहां भी M का मान हो जाएगा 10 kg। 10/6 नहीं कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आंसर W 100 हो गया, M का मान 10 kg हो गया। W का मान 100/6 है, यहां 10 हो जाएगा। आंसर बता दे, A की B की C। अगले में चलते हैं। अब कथन 1 और कथन 2 है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दे आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? कहता है देखो, ए बी का ये स्पष्टीकरण वाला जो मामला है, इसमें तब फंसना जब दोनों स्टेटमेंट सही है। जब दोनों स्टेटमेंट सही हो तभी स्पष्टीकरण वाला में आना, नहीं तो ए सही बी गलत, बी सही ए गलत, उसमें चल जाना है। पहले यह चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है कि नहीं। अगर दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है तब स्पष्टीकरण ए बी का करेगा, बी ए का करेगा, नहीं तो स्पष्टीकरण वाला ऑप्शन ही नहीं होगा। तब पढ़िए तो एक बार। कहता है कथन ए, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। सही बात है, लोहे का गोला पारा में तैरता है, पानी में डूब जाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। सर अगर हम अपेक्षिक घनत्व की बात करें मेरे दोस्त, अपेक्षिक घनत्व की बात करें, अपेक्षिक घनत्व की बात करें, अपेक्षिक घनत्व की बात करें तो सर पारा का अधिक होता है और लोहा का कम होता है। यहां क्वेश्चन कह रहा है लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, लोहा का थोड़े अधिक होता है मेरे दोस्त, लोहा का तो कम होता है, तब तो ये सर डूब जाता है। लोहा का कम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट जो सही है वो ये है कि पारा का ज्यादा होता है, लोहा का कम होता है। तो स्पष्टीकरण वाला तो मामला होवे नहीं करेगा। जब भी होगा सर ए सही है और आर गलत है, ए सही और आर गलत, सी नंबर हो जाएगा आंसर। सी नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर। आगे बढ़ें। अगला 12 नंबर को बढ़िया से पढ़िए मेरे दोस्त। कहता है एक साफ शीशे की प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वह फैल जाता है, जबकि पानी की बूंद गोलाकार बन जाती है। बताओ क्या होगा? एकदम सिंपल है मेरे दोस्त, हम बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी यार कोई है तो पानी दो। देखिए, अगर मेरे दोस्त ये मान लो आपका कांच है और ये मेरे दोस्त पानी है, और ये है हमारा कांच, और ये है मेरा पारा। ध्यान दीजिएगा। पानी, एक बात बताइए, हम अपने चचेरे भाई से कब चिपकेंगे? जब हम दोनों के बीच, अपने भाइयों के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल, असंजक और समान अणु के बीच लगने वाला बल था, हमारे और चचेरे भाई के बीच लगने वाला बल असंजक बल। मेरे अपने भाइयों के बीच लगने वाला बल सहसंजक, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों के बीच लगने वाला बल सहसंजक, मेरा और चचेरा भाई के बीच लगने वाला बल असंजक। हमको ही बताइए, अगर हम लोगों का सहसंजक मजबूत होगा तो कभी असंजक बल मजबूत हो सकता है? तब असंजक कमजोर होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं सर, अगर हम दोनों अपने भाई हैं तो हम दोनों के बीच, और ये मान लो चचेरा भाई है, ये अपना भाई है, अपना चचेरा,
हमको ही बताइए, अगर अपने अणुओं के बीच बल लग रहा है तो यहां स्वसंजक लगेगा, यहां ई दोनों के बीच जब लगेगा तो असंजक लगेगा, क्योंकि अलग अलग अणु है। तो सर अगर स्वसंजक मजबूत होगा तो ऑब्वियसली असंजक तब नहीं लगेगा, एक राशि हम नहीं जाके मिलेंगे, असंजक कमजोर होगा। अगर स्वसंजक कमजोर होगा तो असंजक मजबूत हो जाएगा, यानी अगर अपने भाइयों के बीच लगने वाला बल कमजोर हो गया तो ये मजबूत हो जाएगा। सौ एकदम आराम से चला, इतना आसान नहीं है। स्वसंजक बल अगर मजबूत है तो असंजक कमजोर होगा। अपने भाइयों के बीच लगने वाला बल मजबूत है, चचेरा भाई से कमजोर होगा। अपने भाइयों के बीच कमजोर है तो ई मजबूत हो जाए, एकदम सिंपल है। ये हो गया अपना भाई, ये हो गया चचेरा भाई। तो कहते हैं मेरे दोस्त, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है, हमने कहा कि ये इससे चिपक जाता है, तो चिपक जाता है जिसका स्वसंजक जो है, इसका स्वसंजक जो है वो कमजोर है, तब ना चिपक गया चचेरा भाई से। इसका जो असंजक है वो मजबूत है। असंजक कांच और पानी के बीच लगेगा, असंजक मजबूत है मेरे दोस्त, बढ़िया समझ ना, मामला गड़बड़ हो जाए तो। यहां जब आइएगा, ये नहीं चिपका, नहीं इसलिए चिपका क्योंकि अपना बल इसका मजबूत था, स्वसंजक मजबूत था, स्वसंजक मजबूत था। इसका मेरे दोस्त असंजक जो है ये कमजोर था, क्योंकि चिपकवे नहीं किया, असंजक कमजोर। तो अब ध्यान देना, फिर से समझा देते हैं। अगर ये पानी चिपक गया चचेरा से चिपक गया, इसका मतलब अपना बल इसका कमजोर है, इसका मतलब असंजक मजबूत होगा। ये नहीं चिपका, इसका मतलब इसका स्वसंजक जो अपने अणुओं के बीच लगने वाला था वो मजबूत था, असंजक कमजोर था। आपको कहेगा पानी चिपक गया, अब पारा नहीं चिपका, तो हम कहेंगे पारा इसलिए नहीं चिपका क्योंकि इसका स्वसंजक मजबूत था। अब पानी इसलिए चिपक गया क्योंकि इसका स्वसंजक कमजोर था। अब क्वेश्चन पे आइएगा तो बन जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए। ये चिपक गया तो इसका अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल कमजोर है, और ये नहीं चिपका, इसका अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल मजबूत है। आंसर, पानी भेज रहा है वहीं से रे, अरे चट्टा सा पानी भेजता है वहीं से, पहले इसको लिखो जल्दी से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्वसंजक जो है मेरे दोस्त, स्वसंजक जो है वो पारे का ज्यादा होता है और पानी का कम होता है। पारा का ज्यादा होता है और पानी का कम होता है। पारा का अधिक होता है स्वसंजक और पानी का स्वसंजक कमजोर होता है। आंसर। सबका सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, लव यू ऑल। जल्दी से लिख लीजिए लेकिन इसको। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है एक साफ शीशे की प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वो फैल जाती है, जबकि पारे की एक बूंद गोल हो जाती है, नहीं चिपकती है, क्यों? हम कहेंगे पारे का स्वसंजक उसके शीशे के साथ असंजक से अधिक होता है। देखो चला, पारे का जो स्वसंजक होता है उसका शीशे के स्वसंजक उसका शीशे के साथ जो असंजक होता है उससे अधिक होता है। ये स्वसंजक इसका अधिक होता है, इसीलिए नहीं चिपकता, अपने अणुओं के बीच पकड़ ले रहता है, दूसरा से नहीं जुटता है। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर कैट। पारा धातु है इसलिए, पारे का घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है इसलिए। सर यहां कह रहा है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बन जाती है इसलिए। अगला, अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले, चला रे, ये अगर मान लो बाल्टी है तो तुमको पता होना चाहिए कि P बराबर होता है रो जी एच। यहां P क्या है मेरे दोस्त? P दाब, बढ़िया समझना, न तो गड़बड़ हो जाएगा। रो क्या है मेरे दोस्त? घनत्व है। G क्या है मेरे दोस्त? गुरुत्वीय त्वरण है। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और H क्या है मेरे दोस्त? H गहराई है। बढ़िया से गहराई में जाके समझना। और जब ये पानी है मेरे दोस्त, ज्यों ज्यों नीचे की ओर जाएंगे दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। या यूं कहें कि हम अगर ऊपर की ओर जाएंगे, बढ़िया से देखना, बढ़िया से देखना रे दोस्त, गड़बड़ हो जाता रे मित्र। देखो अगर ये ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो दाब जो है ये घटेगा,
दाब इसलिए घटेगा कि जो जो ऊपर जाएंगे गहराई घटते जाएगा, गहराई घटते जाएगा, गहराई घटते जाएगा। गहराई भाग गया कि रे, किने गया रे, दो तरीका है। हाँ, जो जो ऊपर की ओर जाएंगे गहराई घटेगा, गहराई घटेगा, गहराई घटेगा तो भैया दाब घटेगा। अब दाब घटेगा ना, बुलबुला है पे दाब ज्यादा है तो छोटा होगा, और ऊपर गया गहराई कम हुआ, दाब घटा तो और बड़ा हुआ, और अगर ऊपर जाएगा और दाब घटेगा और बड़ा होगा। जैसे जैसे तुम्हारे ऊपर दाब घटता है तुम फूलले जाते हो, और दबैले जाएंगे तो तुम चिपक ले जाओगे। नहीं, जैसे मान लो कि तोरा हम दबैले जा रहे हैं तो दाब बढ़ाएंगे तो तू सुटकल जाएगा, और दाब घटाएंगे तो तू फैलल जाएगा, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो दाब घटेगा, और जो जो दाब घटेगा क्योंकि गहराई घटेगा, गहराई घटेगा दाब घटेगा, दाब घटेगा तो भैया जो जो दाब घटेगा तो फूलले जाओगे तो बुलबुला बड़ा होते जाएगा। अब बता दो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा कम हो तो बुलबुले पर लगने वाला दाब, बुलबुला जो जो ऊपर जाएगा दाब घटेगा, और दाब कम होगा मेरे दोस्त तब ना बढ़ेगा। व्हाट इज द आंसर, आंसर आंसर जल्दी से बनाओ। एक मिनट चला, साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और सब चला बढ़िया है, पढ़ लिख रहा है मेरे बढ़िया से, जेब बोरा मेरे चला, पढ़ लिख बढ़िया से, गड़बड़ हो जो तो ठीक ना। अब लास्ट समय है मेरे दोस्त, अब ये तो मजा लेना है, अब नौकरी के मजा जो है वो अब तो लेना है। नौकरी का जो मजा है मेरे दोस्त वो अब ये तो तुरंत लेना है, ना तो गड़बड़ा जाएगा। तुम ही समझो कि कहीं ना कहीं अब लड़का बहुत ज्यादा थक रहा है। अब जब अंत समय आ गया ना तो अब बचपन सब एकदम थकले जा रहा है, और थक रहा है ऐसा वैसन भयानक थक रहा, आता है कहता ओ बाप कितना पढ़वाई। अरे छोटा, हम कल एगो वीडियो बनाए हैं, तू थक गया मतलब अब तू मंजिल के पास है मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है पढ़ ले। सुबह में 7 से 8 में हम जीएस का भी सर क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करवा दिए हैं, 7 से 8 जम के पढ़ लो, 20-20 क्वेश्चन डेली करवा दिए हैं आर्ट्स पेपर का, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। उसका पीडीएफ एक दिन पहले मिल जाएगा एसके झा पीडीएफ चैनल पे। एसके झा पीडीएफ चैनल सर आप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर आपको सर सारे टीचर का पीडीएफ मिल जाएगा। अब शेड्यूल भी हम बता दें सर आपको, सुबह 7 से 8 में हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है, शाम में 6 से 7:45 से 7:45 मेरा है, और 6 से 6:30 आर के सिंह सर का मैथ है, फिर 9 से 10 में तुम्हारा करंट अफेयर्स है, और 11 से 12 में तुम्हारा जो है वो है क्या बोलते हैं उसको, 10 से 11 में तुम्हारा है रीजनिंग। इतना अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा, बहुत भयानक तरीके से मामला गड़बड़ाएगा, ये तुम समझ लो। कहीं ना कहीं अब तुम्हारा एकदम अंत समय आ गया है, एकदम अंत आ गया है मेरे दोस्त। बहुत बच्चा आता है चला, हम इसलिए ऑफलाइन को बैचेस का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं यहाँ की, चूंकि चला जितना भीड़ आता है उतना को हमको बैठाने का जगह नहीं। लेकिन समझो कि जितना भी ऑफलाइन में हम कर रहे हैं सारी चीजें ऑनलाइन में। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी 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 करंटली इस बार अभी तुरंत +2 पास किए हैं? जल्दी से एक टाइप कीजिए तो क्या हुआ, जल्दी से सर एक टाइप कर दीजिए तो। जल्दी से सर एक टाइप कर दीजिए, जल्दी से जो लोग इस बार सर पास किए हैं जल्दी से एक टाइप कर दीजिए तो। इस बार +2 किए हैं, बाप रे बाप, इतना बच्चा।
कहता है देखो चला, पानी में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सी पर उबलता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सी पर पिघलता है। यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं। यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सी है तो वह बराबर है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में चला कह रहा है क्वेश्चन को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी क्वेश्चन यहां तक कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन है यहां तक ही कुछ है, ये नहीं है, खाली कह रहा है 35 डिग्री सी है तो बराबर वह किसके है। तो चला सीधा तुमको 35 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलना है, यानी C - 0 बटा 100 - 0 इज इक्वल टू F - 32 बटा 212 - 32। अगर ये तू पढ़ा होगा मेरे दोस्त तो खट से इसको पुट कर दो। C का मान हुआ 35 - 0 अब बटा 100 - 0 इज इक्वल टू F - 32 बटा 212 - 32 हो गया 180। इसको सॉल्व कर दो, चला आंसर आ जाएगा। देख लो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सी पर पानी उबलता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सी पर पिघलता है। यहां तक कोई क्वेश्चन ही नहीं। कह रहा है यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सी है तो वह बराबर है किसके, कहेंगे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के। आपको सर जो पीडीएफ हमारे यहाँ का सारा पीडीएफ है वो एसके झा पीडीएफ, जिसपे सर लगभग कितना मेंबर है एसके झा पीडीएफ पे, 1,20,000 जिसपे मेंबर है वो मेरा है। एगो 1.25 लाख है वो मेरा नहीं है, वो फेक है। 1,20,000 जो है सर वो मेरा है। ऊपर में लिंक दिया हुआ है सर, जो देख लिया ऊपर में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में घुस जाना है। ऊपर में देखिए लिंक आपको पिन किया हुआ है, जो ऊपर में दिख रहा है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का सर लिंक है। आ जाइए इधर। जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंगों से तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? सर बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले थैली में इसलिए छेद करते हैं कि भाप का दबाव से फट न जाए। सर जैसे ही अगर छेद नहीं करोगे तो इतना ज्यादा भाप बन जाएगा। कहता है सर ये अगर मान लो ये माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन में सर किसी भी चीज को डाल के गर्म करते हैं, जैसे आप गर्म करोगे इसमें छेद नहीं करोगे तो इतना वाष्प बन जाएगा कि सर फट जाएगा। तो कहते हैं थैली में भाप के दाब से फटने से बचने के लिए उसमें छेद कर देते हैं। और ऑप्शन तुम देख लो, कहता ताप को छेद के द्वारा खाद्य पदार्थ में प्रवेश कराने के लिए, ताप को ओकरा में घुसाने के लिए हम फाड़ देते हैं। अगला कहता है सूक्ष्म तरंग के छेद द्वारा खाद्य पदार्थ में प्रवेश कराने के लिए, नहीं सर उसका काम है सिर्फ गर्म कर देना। वो गर्मी से जो वाष्प बनता है उसके कारण फटे नहीं, इसलिए छेद कर देता है। खाद्य पदार्थ के सुगंध को छेद के द्वारा बाहर आने के लिए, एकदम ये भी गलत है। आंसर बता दे जल्दी से क्या हो जाएगा। अगला कहता है प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। बता लाल प्रकाश जो है हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी है। बता दे ये एकदम गलत है। चला, क्योंकि अगर तुम पढ़ा होगा बे आ नी पी ना ला, तो सर नीचे से ऊपर जाने पर अगर कहिएगा तो नीचे से ऊपर जाने पर लेमडा घटता, लेमडा बढ़ता, अब बाद बाकी घटता, बाद बाकी घटता। सर नीचे से ऊपर जाने पर लेमडा बढ़ता, बाद बाकी घटता। तो सर हमको ये बताओ कि प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। नहीं सर, नीचे से ऊपर जाने पर लाल का तरंग दैर्ध्य बढ़ता, बाद बाकी घट जाता है। लाल का तरंग दैर्ध्य ऊर्जा कम होता है, लाल की ऊर्जा कम होती है, लाल का सिर्फ तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, बाद बाकी सब कम होता है। अब बैंगनी का केवल तरंग दैर्ध्य कम होता है, बाद बाकी सब ज्यादा होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बाद बाकी कुछ पूछेगा सबसे कम। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो बैंगनी का सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। सर लाल ऊर्जावान अधिक नहीं होता, लाल का तो सिर्फ तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बाद बाकी सब कम होता है, तो ये गलत हो गया। फिर कहता है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। वे करता है सर लाल का तो सबसे अधिक होता है, तो ये सर सही हो गया। ये सही हो गया तो बता दे क्या हो जाएगा आंसर। ए और आर दोनों सही है? नहीं सर, दोनों कहां सही है? स्पष्ट, जब एक गलत है दूसरा सही है तो स्पष्टीकरण वाला तो होबे नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। नहीं सर, ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर दैट इज द आंसर। अगला कहता है जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? तो बस सर 500 सेट में क्वेश्चन सेट होगा, कम से कम 350 से 400 क्वेश्चन सेट बनेगा। तो सर की पूछेगा, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है।
अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ते होंगे टोटल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, तो सर क्या पूछेगा 400 सेट में, उसका कोई माई बाप नहीं। तो गुरुजी का परम कर्तव्य है कि मीथेन का सूत्र CH4 न पढ़ा के कुछ अच्छा क्वेश्चन पढ़ा दें कि मेरा बच्चा वहां से लौट के नहीं आए। चाहे इजी पूछे तैयो बना दे, टफ पूछे तैयो बना दे। तो सर टफ तो 2 क्वेश्चन पे तो गेम है चला। 80 लाओ कि 80.2 लाओ, 80 लाओगे घर जाओगे, 80.2 लाओगे तो नौकरी करो। लेकिन तू अभी नहीं समझेगा, हमारी बात तुरंत समझे में नहीं आएगा। सर जब आप सर कहते हैं कि अंधेरे कमरे में प्रवेश करते, बहुत अधिक प्रकाश है, एकाएक सिनेमा हॉल में घुस जाना, केकरो गोदी में बैठ जाएगा, पते नहीं चलेगा, कुछ दिखवे नहीं करेगा, क्योंकि आइरिस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तुम देखना बहुत ज्यादा इंजोर है, एकाएक तुम सिनेमा हॉल में घुस जाओ, केकरो गोदी में खट से बैठ जाएगा, पते नहीं चलेगा, कि दिखवे नहीं करेगा, क्योंकि आइरिस को सर एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो बता जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? अंधेरे के प्रति सर कुछ समय में आंख अनुकूलित होता है। आइरिस को फिर से हम लोग क्या करते हैं, जब अंधेरा में जाते हैं तो ऐसे करते हैं, तो ये जो ऐसे रहता है इंजोर में ऐसे रहता है, अंधेरा में ऐसे करते हैं, तो ये जो ऐसे करने में सर कुछ टाइम लग जाता है, अनुकूलित करने में, मतलब वातावरण के हिसाब से, अंधेरा के हिसाब से जो अनुकूलित करते हैं ऐसे करके, ओकरा में टाइम लगता है। उसी समय सर अब वो टाइम होता है 1/10 सेकंड का। पुतली का आकार में परिवर्तन, आकार ही बदल देगा, आकार फिक्स होता है। लेंस के व्यास की फोकस दूरी में परिवर्तन, ये सब हम नहीं कर सकते। रेडॉप्सिन के विरंजक में पुनः विचरण करना, ये भी नहीं कर सकते। आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होता है, वो कुछ समय जो है चला वो है 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। आंसर अगला कहता है अगर प्रकाश का आपतन कोण इतना है तथा अपवर्तन कोण इतना है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक यानी म्यू इज इक्वल टू होता है सर साइन आई बटा साइन आर। अगर पढ़ा होगा स्नेल का नियम तो यही है, म्यू है अपवर्तनांक या अपवर्तनीय सूचक, और म्यू के बाद आई है आपतन कोण, आपतन कोण, आर है मेरे दोस्त अपवर्तन कोण, और म्यू इज इक्वल टू हो जाता है साइन आई, साइन ऑफ आई। आई आपतन कोण, देखो अपवर्तनीय सूचक निकालना है, आपतन कोण दे दिया है 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 हो जाएगा। अपवर्तन कोण हो गया आर, तो अपवर्तन के बाद है 30 डिग्री, तो खट से लगा दो साइन ऑफ 30, साइन 90 हो गया 1, ही हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा 2 आंसर। आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 2 इज द आंसर। हो गया, हो गया, जल्दी से लिख दो। अपवर्तनांक बोले अपवर्तनीय सूचक बोले, एक के बात है, अपवर्तनांक बोले मेरे दोस्त या अपवर्तनीय सूचक बोले। हो गया सर, हम कभी भी ये नहीं लेके आ सकते हैं कि यूरिया का सूत्र क्या होगा, हम जब भी लेके आएंगे सब हमको पता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है, कभी नहीं लेके आएंगे हम निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस का उपयोग होता है। अगर आप कहिएगा तो वही लेके आएंगे सर। आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा, 2। कहता है पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है। पानी के कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, देखो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक अगर कहेगा अपवर्तनांक, तो इसका फॉर्मूला होता है सर, जिसके सापेक्ष कहेगा ना, कांच के सापेक्ष कह रहा था, कांच के सापेक्ष जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे और जो दूसरा वाला होगा वो ऊपर, बस यही फॉर्मूला है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो म्यू अपवर्तनांक कांच का नीचे हो जाएगा। अगर कहता पानी के सापेक्ष कांच का, तो पानी नीचे हो जाता, जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे होगा। अब जल्दी से बता दो सर, पानी और कांच का कह रहा, तो ये हो गया पानी का, ये हो गया मेरे दोस्त कांच का, तो बता कांच का हो जाएगा नीचे, कांच का हो जाएगा नीचे, नीचे हो गया कांच का यानी 3/2, अब पानी का हो जाएगा ऊपर यानी 4/3, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 8/9 इज द आंसर। एगो ऑप्शन 8/9 भी, एगो ऑप्शन 9/8 भी है। लगता है तुमको कि नहीं पूछता है, हम बकवासगिरी कर रहे हैं, तो ये तुम कह
कोई बात नहीं, चला हमको जो लगेगा कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आप तक पहुंचाना है, नहीं तो सर आप ही हमको धोखेबाज कहोगे कि इजी इजी क्वेश्चन पढ़ा रहा था, नौकरी नहीं हुआ खाली पढ़ लिए। हम जानते हैं कि हमारा औकात नहीं है क्वेश्चन फंसाने का। हमसे तुम कहोगे निकट दृष्टि दोष में उत्तल की अवतल, ये हमरा से नहीं फंसेगा, हम फंसाना भी नहीं चाहते, तू अपने फंसा लो। हम फंसाएंगे सर वो क्वेश्चन जो तुमको सर नहीं आता है और जहां तुमको स्कोर करना है। अभी से लेकर एग्जाम तक में सारे अनछुए क्वेश्चंस जो तुम नहीं देख पा रहे हो, जहां तुमको दिक्कत हो रहा है, वो सारे क्वेश्चंस हम तुमको करवा देंगे। पूरा दिन चला मैथ और रीजनिंग पढ़ो, शाम में आके गुरुजी से साइंस पढ़ लो। एक आवर्धक लेंस होता है, बता दो क्या हो जाएगा जल्दी से। एक आवर्धक लेंस होता है, चला उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की उत्तल दर्पण, जल्दी से बताओ। उत्तल लेंस जो है आवर्धक लेंस है, क्योंकि इसमें सर बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा आवर्धक का मतलब ही होता है बड़ा, इसमें बड़ा बनता है। अवतल लेंस में चला छोटा बनता है। चूंकि लेंस कह रहा है तो दर्पण की बात करेंगे नहीं, तो आंसर हो जाएगा बड़ा। आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बड़ा। अब एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे सर, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं क्या 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 वो सब हम सर आपका सॉल्व कर देंगे। लेकिन सर जो बच्चे जिनका कोई डाउट नहीं उनको जाने दो, वो पढ़ेंगे। इसलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन गुरुजी के साथ 1 मिनट कर लोगे, चला 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। ये तो चला जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे रखना है, कांच के सापेक्ष कहेगा कांच को नीचे रख देना, आंसर आ जाएगा। ई फॉर्मूला साइन आई म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर लगा दोगे, बन जाएगा। यहां कर इंजोर से अंधेरे में जाओगे, आंख को अनुकूलित होने में 1/10 सेकंड लगता है। ई कह रहा है मेरा दोस्त प्रकाश के लाल का ऊर्जा अधिक होता है, गलत है। ई कह रहा है लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, सही है। लाल का केवल तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बाद बाकी सब कम होता है। बंद थैली में इसलिए छेद करते हैं कि सर भाप बन के फट न जाए। ये तो फॉर्मूला है, लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर किसी झील की तली में सर जब ये कहेंगे, जब जैसे जैसे ऊपर आ जाएगा गहराई कम होगा, गहराई कम होगा, दाब कम होगा, दाब कम होगा, तो सर बढ़ेगा। ये तो सर पारे का स्वसंजक उसके शीशे के असंजक से अधिक होता है, उसका स्वसंजक अधिक होता है, तब ना अपना बल नहीं छोड़ के चिपकता है। यहां आओगे लोहे का गेंद, सर ये आपको हम बताएं लोहे का गोला पारा में तैरता है परंतु पानी में डूब जाता है, एकदम सही बात है। और लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये गलत बात है। कहता है 100 किलोग्राम है द्रव्यमान, 100 किलोग्राम है, बहुत लड़का 100/6 मार देता है, जो कि गलत है। 10 गुना ज्यादा सर एकदम स्टोर हो जाएगा। घर्षणहीन सतह पर सीटी बजाओगे एकदम फिसल जाओगे, सही बात है। अब बाह्य बल अगर नहीं लगेगा तो संवेग संरक्षित रहेगा, एकदम सही बात है। इसका ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं। ए भी सही है, किधर गया, ए और आर दोनों सही है। ए और आर चला दोनों सही है। बता जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। कहते ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों तो सही है क्योंकि सर जब ये घर्षणहीन है तो फिसल जाएगा और संवेग संरक्षित होगा, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। संवेग केवल टक्कर में संरक्षित होता है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण नहीं। भू उपग्रह की जब ये बात करेगा चला, तो अगर पृथ्वी सूर्य के बीच कहेगा तो सूर्य बल लगाएगा पृथ्वी पर। अब पृथ्वी और भू उपग्रह पे कहेगा तो पृथ्वी लगाएगा भू उपग्रह पर, जो मजबूत होगा वो लगाएगा। ये तो सर सोलर रेडिएशन हो गया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नापता है। जहाजों का समय मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जहाजों का समय मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्रोनोमीटर हो जाएगा। और बोलोमीटर सर विद्युत चुंबकीय तरंग, बोलोमीटर की अगर हम बात करें, बता बोलोमीटर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, या यूं कहें कि ऊष्मीय विकिरण को नापता है। बोलोमीटर की अगर बात करोगे मेरे दोस्त, ऊष्मीय विकिरण को नापता है, ऊष्मीय विकिरण को नापता है। या विद्युत चुंबकीय गैल्वेनोमीटर बहुत कम धारा, सोनोमीटर तो जानिए रहा है पानी में। न्यूटन बटा केजी त्वरण का हो जाएगा। ई हो जाएगा चला क्वांटम मैकेनिक्स, वस्तु का घनत्व तो नहीं बदलेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यहां हो जाएगा सर एक बार, चूंकि 0.98 होता है। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है आपका। हम सर फालतू का टाइम नहीं लेंगे, जिनको डाउट है वही रुकेंगे, बाकी जाएंगे सर पढ़ने के लिए। हमको गाली नहीं दीजिएगा सर, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डाउट है सर, वो सिर्फ रुकेंगे, हम सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। जीडी का बैच हम सर बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। ऑफलाइन में हमारा बैच 10 तारीख से आ रहा है। जो भी बच्चे सर आना चाहें फाउंडेशन कर सकते हैं ऑफलाइन में आके,
पहली बात। दूसरी बात की अभी सर और भी एमटीएस के भी लिए या अन्य चीजों के लिए हमारा इंग्लिश का एक बैच स्टार्ट हो चुका है। 2 से 3 में आप डेली डिस्कशन यूट्यूब पे हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सुबह 7 से 8 आप जीएस का कर सकते हैं, तरुण सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप जरूर पढ़िए। शाम में 9 से 10 में आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं, वही क्वेश्चन जो पूछेगा। करंट अफेयर्स में अलबल सर नहीं पढ़ाते, वेल कंटेंट के साथ आपको 9 से 10 में मिलेंगे, और 10 से 11 में सर रीजनिंग आपको मिल जाएगा। बाकी सर ट्रेड की बुक बहुत जल्द आने वाली है, एमटीएस के बैचेस भी बहुत जल्द आने वाले हैं, और सारे बैचेस कमिंग सून में है सर। ऐसा नहीं होता कि एकाएक कोई चीज कर दिए बैच दे दिए सर, सब कुछ एक शेड्यूल वे में करना होता है ताकि हम आपको बेस्ट चीजें दे सके। एक दिन का बात नहीं है, चला तू मुंह मोड़ लेगा तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त मौका दीजिए, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।